हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत अकेडमी पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के नेशनल इनकम टॉपिक के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। हमने जाना था कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है और नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम उसी टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीडीपी और जीवीए क्या है। हालांकि जीडीपी के बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम जानते हैं कि जीडीपी क्या है और इसका जीडीपी से जीवीए के बीच में अंतर क्या है और साथ ही साथ इसका संबंध क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या पर्पज़ है इसको निकालने का। इन सभी के बारे में आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है नेशनल इनकम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जीडीपी और जीवीए में अंतर क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है जीडीपी और जीवीए को लेके। कभी कभी न्यूज़पेपर में जीवीए भी आपको निकल के दिखता है और जीडीपी के बारे में भी दिया रहता है। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, ठीक है, और क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। देखिए, जीडीपी इस टर्म से तो आप पहले ही वाकिफ़ हैं कि क्या होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आज हम थोड़ा सा बताएंगे आपको जीवीए के बारे में और फिर हम इन दोनों के बीच में संबंध को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीवीए, पहले बता दूं कि जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है। इस चीज़ को पहले जान लीजिए। जीवीए हम कह रहे हैं जो, इसको कहते हैं ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस, सेम एज जीडीपी, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, इसको हिंदी में भी जान लीजिए क्या कहते हैं। इसको कहते हैं सकल मूल्य वर्धन। ठीक है, वैल्यू एडिशन एक्चुअली क्या है, वैल्यू ऐड करने की बात होती है इसमें, अभी हम अच्छे से समझेंगे। तो ये तो इसका रहा फुल फॉर्म, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले कुछ और भी बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है जीवीए को समझने से। तो वो बेसिक चीज़ें क्या है कि देखिए, जीवीए जो है बेसिकली आपका निकाला जाता है बेसिक प्राइस पे। अभी तक तो आप दो प्राइस से वाकिफ़ थे। एक तो आपका था फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसको डिटेल में देता हूँ। फैक्टर कॉस्ट, इन शॉर्ट इसको आप बोलते हो एफसी। इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया था पिछली वीडियोज़ में। और आपको एक चीज़ और बता दिया था, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं एम, हिंदी में बोले इसे लागत मूल्य, और इसे बोलते हैं बाजार मूल्य। आई होप को आपने अगर पिछली वीडियोस देखी होगी तो इसके बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन जब हम जीवीए पढ़ने जा रहे हैं, जीवीए को समझना है, तो हमें एक और प्राइस है जिसे हम बोलते हैं बेसिक प्राइस। ठीक है, बेसिक प्राइस। इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो इन दोनों के अलावा जो तीसरा प्राइस यहाँ पे दिख रहा है वो है आपका बेसिक प्राइस। ठीक है, इन शॉर्ट आप बीपी लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, जीवीए को समझने से पहले सबसे पहले हम जान लें कि बेसिक प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बेसिक प्राइस के बारे में। देखिए, होता क्या है, फैक्टर कॉस्ट से आपको आना होता है बेसिक प्राइस पे, और फिर बेसिक प्राइस पे आप आते हो मार्केट प्राइस पे। तो ये एक पाथ होता है जीवीए एट मार्केट प्राइस पे निकालने का। ठीक है, बेसिक प्राइस का कॉन्सेप्ट भी आपका जो है, जो जीवीए का जो कॉन्सेप्ट आया है वो 2015 में सीएसओ के द्वारा आया है। ठीक है, जीवीए का कॉन्सेप्ट सीएसओ के द्वारा 2015 में लाया गया है। ठीक है, उसी समय बेसिक प्राइस का भी कैलकुलेशन किया जाने लगा। तो आइए समझते हैं क्या होता है ये। देखिए, फैक्टर कॉस्ट आप जानते हो, अब मैं फैक्टर कॉस्ट पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। फैक्टर कॉस्ट से जब हम बेसिक प्राइस की बात करते हैं, यानी अगर हम बात कर रहे हैं बेसिक प्राइस, तो ये होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडी। हिंदी में समझते चलिए,
ठीक है। बेसिक जो आपका मूल्य है, यहाँ पे लागत, इसको बोलेंगे लागत मूल्य प्लस उत्पादन कर माइनस अनुदान समझ। देखिए एक चीज़ आपके सामने नहीं आ रही है कि प्रोडक्शन टैक्स की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं प्रोडक्शन टैक्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्शन टैक्स, और एक आपका होता है प्रोडक्ट टैक्स। तो इस चीज़ पे ज़रा गौर करिएगा, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स दोनों ही अलग हैं। देखिए प्रोडक्शन टैक्स को समझते हैं क्या होता है। ये प्रोडक्शन टैक्स, सपोज जैसे कोई भी फर्म या कंपनी है, जिस जगह पर वो अपना बिजनेस कर रही होती है, जिस जगह पर वो अपना सेटअप लगा होती है, जिस ज़मीन पर, जिस लैंड पर वो अपना काम करने जा रही होती है, तो वहाँ पर उसको स्टैम्प के रूप में, रजिस्ट्रेशन के रूप में जो टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, वो प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन एक्चुअली आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए देते हो, ठीक है। वहाँ का जो लाइसेंस आप ले रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर लगती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उस पर जो आप टैक्स दे रहे होते हो, तो वो प्रोडक्शन टैक्स होता है। समझ रहे हो? प्रोडक्शन का मतलब आप ये ना समझो वहाँ पर क्या आप उत्पाद करने जा रहे हो, किस चीज़ का प्रोडक्शन करने जा रहे हो, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करने जा रहे हो, किस क्वांटिटी में, ये मायने नहीं रखता है। आप अपनी फर्म का सेटअप वहाँ लगा रहे हो, उस सेटअप को लगाने में जो भी सारे एक्सपेंसेस उसमें होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है, जो ये सारे के सारे आते हैं आपके प्रोडक्शन टैक्स में। तो प्रोडक्शन टैक्स इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह से सब्सिडी के बारे में भी समझ लीजिए। यहाँ पर जो सब्सिडी दी जाती है, जैसे कोई भी फर्म है, मान लीजिए वो ऐसा सेटअप लगाती है जहाँ पर वो किसानों के लिए कोई उत्पाद बनाने जा रही है, जैसे फर्टिलाइज़र्स है, यूरिया है, तो इसमें क्या है, वहाँ पर लगाने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू कुछ सब्सिडी दी जाती है, तो वो सब्सिडी उसमें क्या है, माइनस कर दी जाती है, ठीक है। तो वैसे तो सब्सिडी जब होता है, कभी कभी गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी करती है, ठीक है, वो सब्सिडी आपकी होती है। यहाँ पर क्या है, उस जगह पर जिस चीज़ के लिए आप उत्पादन करने जा रहे हो, उसमें सरकार के द्वारा क्या आर्थिक सहायता दी जा रही है, वो सब्सिडी आपकी उसमें से माइनस कर दी जाती है, ठीक है। तो जो बेसिक प्राइस की हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि बेसिक मूल्य की, तो उस स्थिति में हम लागत मूल्य में प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर देंगे और उसमें सरकार के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को हम घटा देंगे। तो अब जब वो वैल्यू निकल कर आएगी, वो कहलाएगी उसका बेसिक प्राइस, ठीक है, बीपी। तो बीपी क्या है, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो ये तो था आपका प्रोडक्शन क्या टैक्स है। प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, जब प्रोडक्ट बनने के बाद तैयार हो जाता है मार्केट में बिकने के लिए, जब वो सेल करने के लिए तैयार हो जाता है, फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार हो जाता है, तब जब वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो उस पर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, ठीक है। अभी क्या है, जीएसटी लगने लगा है। तो जो भी टैक्सेस लगते हैं, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, ठीक, सेल टैक्स वगैरह जो लगते थे, तो ये सारे टैक्सेस क्या होते थे, प्रोडक्ट टैक्स होते थे, यानी प्रोडक्ट पर लगते थे, और ये अफेक्ट करते थे प्रोडक्ट की क्वांटिटी और किस तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, इस पर डिपेंड होता था। लेकिन प्रोडक्शन में भी ये सभी जगह पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सेम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन टैक्स जो होता है उस जगह पर जहां आप काम करने जा रहे होते हो, अपना बिजनेस सेटअप करने जा रहे होते हो, वहां पर सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो अब हम समझ रहे हैं, यहाँ तक हमने जान लिया कि बेसिक प्राइस क्या होता है, कि फैक्टर कॉस्ट जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, मैं पहले बता चुका हूँ कि फैक्टर कॉस्ट का होता क्या है कि 4 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 साधन होते हैं प्रोडक्ट निकालने फैक्टर कॉस्ट, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। जिसमें आपका एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिसमें लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और लेबर होता है, ठीक है। तो वो पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, इसलिए अभी आज डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो फैक्टर कॉस्ट आपका जो भी रहेगा उसमें प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका सब्सिडी, यानी आर्थिक मदद जो सरकार के द्वारा दी जा रही है
वहाँ पर उत्पादन करने के लिए, ठीक है। जैसे किसानों के लिए अगर कोई चीज़ उत्पादन की जा रही है तो अक्सर सरकार उसमें क्या है, सब्सिडी देती है फर्म्स को, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगी। चलिए, तो हमने समझा यहाँ पर बेसिक प्राइस को। अब जब हम बेसिक प्राइस से आगे बढ़ते हैं ना, बेसिक प्राइस से जब हम आगे बढ़ेंगे, इन शॉर्ट हम लिखते हैं बीपी से मार्केट प्राइस की ओर। अभी आपने फैक्टर क्रॉस से बेसिक प्राइस निकाला, अब हम बेसिक प्राइस को लेके मार्केट प्राइस निकालेंगे। तो कैसे देखें, यहाँ से देखते हैं, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट, अब यहाँ पे आ रहा है आपका प्रोडक्ट टैक्स, सेम चीज़ माइनस सब्सिडी। वहाँ हमने देखा प्रोडक्शन टैक्स, यहाँ पर हमको मिल रहा है प्रोडक्ट टैक्स। जब हम पहुँच रहे हैं मार्केट प्राइस में, क्यों? क्योंकि वस्तु अब बनकर तैयार हो चुकी है मार्केट में बिकने के लिए, तो अब हमको टैक्स प्रोडक्ट पे देना पड़ेगा, ना कि उस जगह पर जहाँ प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट टैक्स का यूज़ किया गया है। तो बेसिक प्राइस जो आपने यहाँ से फाइंड आउट किया था पिछले फॉर्मूले से, वो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर उसमें आप प्रोडक्ट टैक्स यूज़ कर देंगे और देन सब्सिडी को आप घटा देंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक चीज़ और, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको, तो रिजल्ट क्या निकलता है कि मार्केट प्राइस आपका बेसिक प्राइस जो था फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स, उत्पादन कर, ठीक है, उत्पाद कर और उत्पादन कर हिंदी में समझ लीजिए इसको, और ये है लागत मूल्य। तो प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडी था, तो एक काम इसको कर लीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए प्रोडक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, और यहाँ पर आप माइनस जो टोटल सब्सिडी है उसको आप कर सकते हो, यानी कि प्रोडक्शन सब्सिडी, शॉर्ट में समझ लीजिए, प्रोडक्शन की सब्सिडी यहाँ बात कर रहा हूँ, प्लस प्रोडक्ट की सब्सिडी। जैसे टैक्स में है वैसे सब्सिडी में है, यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स और प्लस प्रोडक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा उसके बाद माइनस होगा आपका प्रोडक्शन सब्सिडी प्लस प्रोडक्ट सब्सिडी, इन दोनों का ऐड होके यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा आपका बाजार मूल्य। इसको क्या कहेंगे हम लोग? बाजार मूल्य, वस्तु का बाजार मूल्य, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस समझ लिया आपने। अब इसी के आगे आप जब बढ़ेंगे तो जीवीए निकालते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम बात करें जीवीए कैसे निकाली जाती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, होता क्या है, अगर हम जीडीपी निकाल रहे हैं, ठीक है, उत्पादन विधि से, जीवीए की मदद से, तो जीडीपी हमारा तब निकलता है, जीवीए ये हमारा अगर मार्केट प्राइस है, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो जीवीए एट मार्केट प्राइस होगा प्लस इसमें आपका इंटरमीडिएट गुड्स और कंजम्पशन, मतलब जीवीए एट मार्केट प्राइस और प्लस आपका जो है इसको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं या उपभोग, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं, इसको तो आप जानते ही हो। तो अगर जीडीपी निकल रही है जीवीए के आधार पर, जीवीए के आधार पर निकल रही है, तो जीवीए एट मार्केट प्राइस निकालते हैं। ये कैसे निकलता भी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जीवीए एट मार्केट प्राइस निकलता है, और इंटरमीडिएट गुड्स, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है, और अंतिम उत्पाद क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, ठीक है। तो उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो मध्यवर्ती वस्तुएं और उनका जो कंजम्पशन है ये प्लस जीवीए एट मार्केट प्राइस, वो इन दोनों का टोटल ही आपका बनता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। वैसे भी निकालने के इसके तरीके अलग हैं जीडीपी के, लेकिन हम अगर जीवी यानी कि उत्पाद विधि के आधार पर निकालेंगे तो ये तरीका है, ठीक है। हम विधियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे इसके बाद,
लेकिन अभी समझने के लिए इनके बीच का क्या संबंध बन रहा है कि जीडीपी इंक्लूड होती है जीवीए प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि जीवीए कैसे निकलती है, कैसे पता करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक एग्जांपल से, एक टेबल से समझते हैं इसको। देखिए, जो उत्पादक होते हैं, ठीक है, एक तरफ हम उत्पादक को लेते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को, दूसरी तरफ हम लेते हैं उत्पादन को, जो इनका कुल उत्पादन है, टोटल आउटपुट। यहाँ पर हम ले लेते हैं मध्यवर्ती वस्तुओं को, भोग, और यहाँ ले लेते हैं मूल्य वर्धन, इसे आप कहते हो वैल्यू एडेड। ठीक है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ये टोटल आउटपुट्स है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर कुछ डेटा ले रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हो गया आपका टोटल आउटपुट हो गया है, आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया है, और यहाँ पर वैल्यू एडिशन, इस चीज़ को मैंने टेबल के रूप में समझाया है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारा किसान है, और इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कोई आटा मिल है, इसके बाद आपका कोई बेकर है, और फिर दुकानदार फाइनली। ठीक है, फार्मर हो गया, फ्लोर मिल हो गया, बेकर हो गया, शॉपकीपर हो गया। ठीक है, अब किसान ने, मान लीजिए ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको रुपए में बता रहा हूँ। ठीक है, रुपए में 1000 रुपये का उत्पादन किया, यानी 1000 रुपये इसने उत्पादित किए, अपना जो भी गेहूं वगैरह है उसका उत्पादन किया 1000 रुपये का। ठीक है, 1000 रुपये का इसने दिया, लेकिन इसकी जो लागत लगी थी, मान के चलते हैं 700 रुपये इसकी लागत लगी होगी। ठीक है, 700 रुपये इसकी लागत लगी होगी। ठीक है, तो अगर देखें इस स्थिति में, किसान की स्थिति में, तो इसने क्या वैल्यू एडिशन किया, कितना मूल्य इसका बढ़ा के लगा, 1000 में से 700 बढ़ा दीजिए, 300 रुपये। 300 रुपये इसने वैल्यू एडिशन किया, मूल्य जो इसने बढ़ाया वो कितना बढ़ाया, 300 रुपये। ठीक है भाई, 700 रुपये इसकी लागत लगी। ठीक है, ये मध्यवर्ती वस्तुएं थी इसकी जो इसमें लगी। उसके बाद जो इनपुट है, मतलब इसको इनपुट कॉस्ट समझ लीजिए, रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट इसको भी कह सकते हैं, वो लगा, तो आउटपुट निकला 1000 रुपये का, यानी कि वैल्यू एडिशन हुआ कितना, 300 रुपये का। अब क्या हुआ, जब इसने बेचा होगा आटा मिल को, तो 1000 रुपये में नहीं बेचा होगा ना, तो अब 1000 रुपये आपके इसके आटा मिल के लिए क्या हो गया, इनपुट कॉस्ट हो गया या रॉ मटेरियल हो गया। अब इसने क्या किया, इसने आगे जब बेचा, मान लेते हैं इसने बेचा 1200 रुपये में। ठीक है, 1200 रुपये में बेचा, तो इसने वैल्यू एडिशन कितना किया, क्योंकि 1000 रुपये तो इसने खरीद पड़ी इसको किसान से इसने खरीदा, खरीदने के बाद इसने 1200 में बेचा, तो 200 रुपये का इसने वैल्यू एडिशन किया। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, फिर इसने जब भाई अगले बेकर को बेचा, ब्रेड बनाने वाले फर्म को बेचा, बेकर को, तो उसके लिए लागत यानी इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल लागत जो पड़ी वो क्या पड़ेगी, 1200। तो 1200 में इसने खरीदा, अब मान लेते हैं इसने जो है 1600 में बेचा, समझिएगा 1600 में बेचा, तो इट मीन्स कि इसने वैल्यू एडिशन कितना किया, 1200 में 1600 में से 1200 घटाएंगे तो 400 रुपये का वैल्यू ऐड किया इसने। ठीक है, ओके बात। इसके बाद आपको अब जब ये फाइनली बेच रहा है शॉपकीपर यानी दुकानदार को 1600 में बेच रहा है, और इसने क्या किया, इसको मान लेते हैं 2200 में बेच दिया, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को 22 रुपये में बेच दिया, तो इसके द्वारा वैल्यू का एडिशन कितना हुआ, 600 रुपये।
इस प्रोसेस को समझ रहे हैं ना। एक बार फिर से देखिए, किसान ने 1000 रुपये में बेचा, 700 रुपये इसकी लागत थी, यानी कि जो इनपुट कॉस्ट था और जो रॉ मटेरियल यूज़ किया था उस टोटल कॉस्ट थी 700 रुपये। तो उसने 1000 में से 700 लेस कर देंगे तो 300 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। उसी तरह से ये 1000 रुपये का जब खरीद पड़ी आटा मिल को, तो उसने 1200 में बेचा और 1200 में इसका वैल्यू एडिशन हो गया 200 का। फिर जब इसने 1200 में बेचा अगले को, तो उसकी खरीद 1200 होगी ना बेकर की। इसने 1600 में बेचा तो 400 का वैल्यू एडिशन हुआ। 400 ऐड होने के बाद फिर इसने 1600 में खरीद पड़ी दुकानदार को, तो उस दुकानदार ने 2200 में बेचा और उसको वैल्यू एडिशन किया उसने 600 का। तो अब आप टोटल वैल्यू को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप टोटल वैल्यू ऐड करते हैं तो 1000 और 1200, 2200, 2200 आपका हो गया 4400, 6000 रुपये। ये हो गए 6000 रुपये, ठीक है। क्या टोटल आउटपुट, टोटल उत्पादन, कुल उत्पादन हो गया 6000। मध्यवर्ती वस्तुएं कितनी हुई, कितने मूल्य की थी इसमें? 700, 1200, 2200, 306, 4500। 4500 रुपये की मध्यवर्ती लगी। वैल्यू एडिशन क्या हुआ पूरे प्रोसेस में? इस पूरी प्रक्रिया में मूल्यवर्धन क्या हुआ? 300, 200, 500, 500 और 1000, 1500। तो आप देखोगे इस कुल उत्पादन में ये मध्यवर्ती वस्तुओं का दाम है और ये आपका वैल्यू एडिशन हुआ है। तो कुल मिलाकर आपका क्या निकला है? 6000। दिस इज कॉल्ड जीडीपी एंड दिस इज कॉल्ड मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल, और दिस इज कॉल्ड GVA, वैल्यू एडिशन। यही है आपका वैल्यू एडिशन, ठीक है, मूल्य वर्धन। तो जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा मुझे। मैंने भी बताया था आपको ना कि GDP इज इक्वल टू क्या? GVA प्लस मध्यवर्ती वस्तु बताया था, इंटरमीडिएट गुड्स कंजम्पशन। तो GVA यहाँ पर क्या है? 1500 प्लस मध्यवर्ती कितनी है? 48। अब निकल के जो वैल्यू आई 6000 रुपये, यही है आपकी GDP, ठीक है, यही GDP है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, ये इस चीज़ से पता चलता है। और इसका फ़ायदा क्या है इस GVA का? GVA का फ़ायदा यही है कि हमें सेक्टर वाइज जानकारी पता चलती है। यानी कि जो सेक्टर हैं हमारे इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आपका, और जो आपका सर्विस सेक्टर है, इन सारे सेक्टर्स के बारे में हमें इंडिविजुअल जानकारी मिलती है क्रॉस वैल्यू एडिशन से। और फिर उसी के अनुसार जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उसमें जो भी हो सकती है पॉलिसीज़ लानी हो, उसको उठाने के लिए, उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें वो करते हैं। तो इसका बेनिफिट यही होता है कि GVA जो है आपका, वो सेक्टर वाइज एनालिसिस करता है कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ या कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को बताता है GVA। जबकि GDP क्या करता है आपका, वो टोटल प्रोडक्शन को बताता है कि कितना उत्पाद हुआ है उपभोग करने के लिए कंज्यूमर्स के, ठीक है। तो GDP और GVA में डिफरेंस बेसिकली यही है कि GVA जो है वो वैल्यू को ऐड करता है, यानी कि हर स्टेज पर जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसका टोटल मूल्यांकन करता है। जबकि GDP आपका, उसमें जो कॉस्ट इनपुट वगैरह सब इंक्लूड है, वो टोटल वैल्यू निकाल के देता है GDP, ठीक, ये टोटल आउटपुट को दिखाता है। इसमें आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड होता है, ठीक है। लेकिन किस सेक्टर ने, किस प्रोड्यूसर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, इस चीज़ की जानकारी देता है आपका GVA। तो GVA एक सप्लाई साइड मेजरमेंट है, मतलब सप्लाई साइड से मतलब जो प्रोड्यूसर के द्वारा की गई गतिविधियां हैं, उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं, उनकी जानकारी देता है GVA। जबकि GDP आपका जो है वो देता है कंज्यूमर, यानी डिमांड साइड पक्ष को दर्शाता है, मांग पक्ष को दर्शाता है। इट मीन्स कि कंज्यूमर कितना प्रोडक्शन जो हुआ है उसका उपभोग कर रहा है, यानी कि मांग आधारित जितना भी प्रोडक्शन आर्थिक गतिविधियां हुई हैं उनकी जानकारी देता है GDP। तो GDP आपका
आपको दिखाता है मांग पक्ष को दर्शाता है, जबकि पूर्ति पक्ष को दिखाता है आपका जीवीए, यानी कि प्रोड्यूसर साइड से, यानी जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन की आर्थिक गतिविधियों को जानकारी देगा आपका जीवीए, और जबकि आपके एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, जो भी उत्पादन हुआ है उसका जो भी कुल उपभोग जो करेगा उपभोक्ता, उसकी जानकारी यानी मांग पक्ष की जानकारी को दर्शाता है जीडीपी। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है, आप कह सकते हैं कि जीडीपी जो है, जब आप एक देश से दूसरे देश की आर्थिक व्यवस्था के आर्थिक इकोनॉमी की आप करना चाह रहे हो डिस्कशन, यानी कि आप जानना चाहते हो कि इस देश की अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है, तो अर्थव्यवस्था की सही जानकारी देने के लिए कंपैरिजन के लिए हम जीडीपी को रखते हैं, यानी कि जीडीपी को मापा जाता है एक देश से दूसरे देश के बीच की तुलना के लिए। लेकिन जब हम किसी देश के ही अंदर विभिन्न क्षेत्रों के बारे में कंपैरिजन करते हैं कि किस क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जीवीए को। ठीक है, तो जीवीए एक सेक्टर वाइज कॉन्सेप्ट है, जबकि एक जीडीपी नेशन वाइज कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होता है जब हम एक देश से दूसरे देश के बीच तुलना कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम जीडीपी को लेते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट से हमें पता चलता है। जबकि हम सेक्टर वाइज जब हम बात कर रहे होते हैं कि प्राथमिक सेक्टर का में कितना वृद्धि हुई है या सर्विस सेक्टर कितना बढ़ा है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, तो इस तरह के जो डाटा एनालिसिस किए जाते हैं वो जीवीए के माध्यम से किए जाते हैं, यानी कि बेस जो होता है उसका जीवीए होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। आपका जीवीए 2015 से आया है इंडिया में, और लेकिन अभी भी इस पर काफ़ी विरोध हो रहा है, कुछ दबाव पड़े हैं भारत सरकार के ऊपर अभी भी इस तरह से कि जीडीपी को ही मापा जाए, क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर पर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी इंडिकेटर लिया जाता है वो आपका जीडीपी रहता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो आपको अभी तक मैंने जो बताया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या है और जीवीए क्या है, दोनों के बीच में अंतर और संबंध क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। और अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी वीडियो के आगे अब हम समझेंगे, अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर हम इनकम मेथड्स को जानेंगे। और एक चीज़ और बचेगी आपकी जो समझनी है कि नेशनल इनकम में किन मदों को लिया जाता है, किन मदों को नहीं जाता है, इन सब के बारे में भी हमें डिस्कशन करना बाकी है। तो अगली वीडियोस में हम इनके बारे में डिस्कशन करके नेशनल इनकम टॉपिक को ख़त्म करेंगे, फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो की आपको जो है सूचना मिलती रहे समय समय पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।